आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। और कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और इस वक्त राजस्थान के बूंदी में है। 8 राज्यों के 40 जिलों को कवर करती हुई 2663 किलोमीटर की यात्रा अब तक वो तय कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से क्या ज्यादा जरूरी है कांग्रेस के लिए वोट जोड़ो यात्रा किया जाए? क्योंकि गुजरात में कांग्रेस पार्टी का जो हाल हुआ, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस पार्टी बीजेपी के सामने गुजरात जैसे राज्य में, जहां 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां पर चलती हुई नहीं बल्कि रेंगती हुई नजर आई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर बीजेपी की सत्ता को हटाकर कांग्रेस पार्टी ने अपना शासन कर लिया है। लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर वहां पर जबरदस्त लड़ाई इस वक्त चल रही है। ऐसे में वोट जोड़ो यात्रा और अपने कुनबे को बचाने की कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने है और बीजेपी का लगातार ये चढ़ता हुआ ग्राफ, उसको रोक पाने में कांग्रेस कामयाब क्यों नहीं हो पा रही? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और जो दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, शब्दों के जादूगर हैं आप। ऐसा लगता है कि जुबान पे आपकी सरस्वती हैं। किसी भी मुद्दे पर कहीं भी बुलवा लीजिए, कितने घंटे आप चाहिए उनसे भाषण देने को कह लीजिए, कोई उनका सानी नहीं है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बीजेपी के राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी का। इमरान प्रतापगढ़ी जी कई नज़में लिख चुके हैं, 35 साल इनकी उम्र है। और सबसे दिलचस्प यह है कि गुलाम नबी आजाद ने अगर कांग्रेस पार्टी छोड़ी है तो माना यही जा रहा था कि राज्यसभा की जो कुर्सी उधर जाने वाली थी वो इमरान के हिस्से चली आई। इससे वो बहुत नाराज हो गए और इस वजह से कांग्रेस पार्टी से अपना सालों का रिश्ता उन्होंने तोड़ लिया। बहुत स्वागत है इमरान प्रतापगढ़ी आपका। शुरुआत सुधांशु जी आपसे ही करते हुए, देखिए गुजरात की तस्वीर बार बार आप दिखाएंगे, ऐतिहासिक जीत है आपकी और यकीनन प्रचंड बहुमत जो जनादेश आपको आगे लेकर जाता है। इतिहास के स्वर्णाक्षरों में भी ये लिखा जाएगा बीजेपी के। लेकिन जैसे ही आप गुजरात दिखाएंगे वैसे ही वो हिमाचल प्रदेश लेकर आपके सामने आ जाएंगे। तो चुनौती तो बड़ी है बीजेपी के सामने भी। आपका राज्य चला गया लेकिन आप बार बार गुजरात पर ही टिके हुए हैं। देखिए, इन जो चुनाव हुए हैं 2 राज्यों के और 1 एमसीडी के, इनके चुनाव के परिणाम तीनों पार्टियों के लिए बहुत स्पष्ट हैं। हम एमसीडी में हारे, हमारा वोट 1% बढ़ा, यद्यपि उसके बाद भी हम हार गए। 12% वोट आम आदमी पार्टी का कम हुआ। हिमाचल हम 0.9% से, यानी 38,000 से कम वोटों से हार गए, उनकी सरकार बनी। ये वो हार है जिसके लिए राजनीति में कहा जाता है हार और जीत राजनीति में होती रहती है। परंतु जो हालत इनके साथ गुजरात में हुआ, जो एमसीडी में हुआ और जो आम आदमी पार्टी के साथ हिमाचल में हुआ कि सारी की सारी सीटों पर जमानत जब्त, उसे हार नहीं कहते हैं, उसे तबाही कहते हैं। दिस इज नॉट ए डिफीट, दिस इज डिवास्टेशन। तो इन लोगों के साथ डिवास्टेशन हुआ, हमारे साथ एक जगह डिफीट हुई। मगर मजे की बात जानते हैं क्या है? हिमाचल जीतने का आपने कहीं सेलिब्रेशन देखा दिल्ली में? नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है हिमाचल जीतने के बाद जश्न की बजाय माथे पर शिकन ज्यादा नजर आ रही है। क्योंकि हिमाचल में भी जीतने के बाद जो मंजर आपको टीवी के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, उस पे तो मुझे याद आता है कि शायद कांग्रेस के लोगों को ये लग रहा है कि नहीं जीते थे तो इज्जत ज्यादा बची हुई थी, अब जीतने के बाद इज्जत का फालूदा बनने का संभावना बहुत दिख रही है। पहले तो नेता चुनना है, फिर सबको जोड़ के रखना है, फिर चलाना है। तो मुझे याद आता है अटल जी की एक पंक्ति थी ना, हार में या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। मगर हिमाचल की जीत के बाद मुझे कांग्रेस के लिए लगता है हार से अधिक जीत में अब बैठा हूं मैं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, लेकिन ऐसा है नहीं इमरान प्रतापगढ़ी जी आपकी पार्टी में। और आपको तो 2-2 बजे रात तक जागना पड़ रहा है। कैसे पार्षद और नेता हैं कांग्रेस पार्टी में भाग भाग के दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं? हम बताते चले रात भर ये जगे थे क्योंकि इनके पार्षद आम आदमी पार्टी में चले गए थे, उनको पकड़ के खींच के कांग्रेस में ये वापस लेकर आए हैं। ये तो हाल हो गया है कांग्रेस का। देखिए चित्रा जी, सुधांशु जी ने हिमाचल की हार जीत से ज्यादा हिमाचल में मुख्यमंत्री का चयन कैसे होने जा रहा है इस पर बातचीत की। ये कह रहे हैं कि गुजरात में जो हमारे साथ हुआ है वो तबाही है। मैं ये कह रहा हूं कि जहां से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, जहां उनका घर है, आज एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें अनुराग ठाकुर जी जेपी नड्डा जी को लड्डू खिला रहे हैं।
वो लड्डू पता नहीं हार का है या जीत का है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। वो तस्वीर बड़ी शानदार है, जहां से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं, जहां प्रधानमंत्री जी जाके बार बार रैलियां करते हैं, जहां गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री कई और नड्डा जी ने तो न जाने कितनी नुक्कड़ सभाएं की होंगी। वहां स्थिति यह है कि जनता ने सिरे से नकार दिया। अब एमसीडी में भी चुनाव था, 3 जगह चुनाव, 2 जगह हारे, लेकिन ढिंढोरा किसका पीटा जा रहा है कि नहीं हमने गुजरात में बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली। जीती नहीं है क्या? जीते हैं, हम इनकार नहीं कर रहे। हम क्यों हिमाचल नहीं जीते हैं क्या? हम हिमाचल नहीं जीते हैं क्या? इनका 27 ये एमसीडी में नहीं हारे हैं क्या? हारे तो वहां भी है ना, तो फिर उसे स्वीकार करिए। एमसीडी में हारना ज्यादा अच्छा लग रहा है या आपकी जो 8-9 सीटें आई हैं वो? हमें इनका हारना भी अच्छा लग रहा है और अपना जीतना भी अच्छा लग रहा है। सुधांशु जी, देखिए, अब एक बात हिमाचल पे बोल के फिर अन्य पे आता हूं। अगर इनसे पूछा जाए कि हिमाचल की जीत का कारण ये प्रियंका गांधी की उपस्थिति को मानेंगे या राहुल गांधी की अनुपस्थिति को मानेंगे या केवल उत्पन्न हुई परिस्थिति को मानेंगे। और देखिए, वीरभद्र सिंह जी की पत्नी ने, जो प्रदेश अध्यक्ष है वहां, काउंटिंग के दिन सवेरे कह दिया था कि सीएम तो होगा वीरभद्र जी के परिवार से ही। अब उसके बाद आपने देखा, पहली बार ऐसा हुआ, बड़ा सा पोस्टर लगा जिसमें बड़ी सी फोटो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की, छोटी में प्रियंका जी की भी और राहुल जी की भी। अब इसीलिए शायद मुझे लगता है कि आपने कभी दिल्ली में, हम तो गुजरात जीते तो हमने तो उसको स्वागत किया, हमारा भव्य समारोह हुआ, क्यों नहीं हुआ इनके यहाँ? क्योंकि हकीकत तो हमको पता है। खैर, अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो गुजरात में हुआ। गुजरात में अगर आप देखें तो 27 वर्ष के बाद इतना बड़ा ऐतिहासिक जनादेश, और तुलना किससे की जाती है कि माधव सिंह सोलंकी का हमने 1985 का रिकॉर्ड तोड़ा, जो उन्होंने 149 सीट्स पाई थी। मगर आपको पता है वो किस आधार पर आया था? KHAM, खाम, 4 जातियों के खांचे में समाज को बांटकर, एक से दूसरे को लड़ाकर, इंदिरा जी की हत्या की सहानुभूति की लहर पे सवार होकर वो पाए थे। और यहां मोदी जी के नेतृत्व में हमने सबको जोड़कर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास साथ में लेके और विकास के नए पथ के ऊपर आते हुए हमने आकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हिमाचल में क्यों नहीं चला ये फॉर्मूला? हम तो ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि हिमाचल में हम 0.9% वोट से स्लिप कर गए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी कल इसी मंच पर थे। उनका ये कहना है कि एक वोट से जो जीतता है वो सदन के अंदर बैठता है, जो एक वोट से हारता है वो सदन के बाहर खड़ा रहता है। बिल्कुल, हमने सही बात बोला। जैसे अभी 2020 का मैच होता है, एक टीम है जो आखिरी ओवर में 2 गेंदें शेष रहते हुए 1 विकेट से हार गई, हार है। और एक वो दौर था, याद करिए पुराने टेस्ट मैच के जमाने में, एक हार होती थी डिफीटेड बाय एन इनिंग्स एंड 300 रन्स, तो वो भी हार थी। तो अगर इस हार को उस हार को बराबर, क्योंकि जो हमारी हार है वो हार और जीत है, चलती रहती। इनकी जो हार है वो पीढ़ियों में कहीं एक आध बार होती है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में। देखिए, गुजरात में 32 सीटें, एक लाइन, 32 सीटें ऐसी थी गुजरात में जो कांग्रेस कभी नहीं हारी थी आजादी के बाद। उसमें भी यदि 17 पे रह गए तो अब आप उसे सिर्फ हार कहें, तो मैं उनके विवेक पे छोड़ता हूं। चित्रा जी, सुधांशु जी ने इनका एक सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल था, वो सवाल मैंने सुन लिया। प्रियंका गांधी को वो सवाल मैंने सुन लिया। मैं एक सवाल का जवाब पहुंचे, इस वजह से वहां पर जीत मिली। इनका सवाल है कि प्रियंका जी को सेहरा या राहुल जी नहीं पहुंचे इसका सेहरा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हिमाचल की हार का सेहरा जेपी नड्डा जी को है या फिर नरेंद्र मोदी जी को है? पहला प्रश्न। दूसरी बात, यह कहना कि गुजरात में माधव सिंह सोलंकी खाम फैक्टर पर जीत करके आए थे। आपको पता है बीजेपी किस फैक्टर पर जीत के आई है? मोरबी में 135 लाशें बिछी थीं, मुद्रा पोर्ट पर हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए थे, 22 बार ऑफिशियली पर्चा लीक हुआ था गुजरात में। अपने आप को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी ने बलात्कार के जघन्य आरोपियों को, 11 आरोपियों को रिहा किया और इनके प्रत्याशी ने उसे संस्कारी बताया। यह फैक्टर है, जीत के आए हैं हम। इनकी जीत को देख रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जीत के आए हैं। हमने वो मंजर भी देखा है कि ऊना में किस तरह से दलितों को पीटा गया। तो ये तमाम फैक्टर थे जिस पे जीत कर आए हैं। हम आज बहस करने के लिए हम आज बहस करने के लिए बैठे हैं भारत जोड़ो यात्रा से भी कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी जीती। मुझे यही हैरत है ना कि जहां 135 लाशें बिछी हों वहां भी बीजेपी जीत के आई है। मैं हैरत में हूं।
आपको भी हैरत में होना चाहिए, पूरे देश को हैरत में होना चाहिए। उन्होंने कि एक्शन किया, 135 बीजेपी लाशें कहती है बिछी तुरंत हमने थी, एक्शन कर दिया असली वहां पर। गुनहगार बाहर थे, टिकट काटने वाले और जो गार्ड थे वो जेल भेजे गए, और उसके बाद भी बीजेपी जीत के पानी आई। में हैरत डूबकर हैरत में होना जिसने चाहिए, लोगों को हैरत में बचाया, होना उसको चाहिए। टिकट दिया था पानी में बीजेपी हमारे ने। कार्यकर्ताओं ने ज्यादा डूब करके बचाया था लोगों को, मेरे पास विजुअल क्यों है नहीं कई। जीती फिर कांग्रेस? अब ये सवाल देश से मुझे पूछना है कि क्यों नहीं जीती। नहीं तो आप ये सवाल अब पूछना, हिमाचल में ये मेरे जीते, लिए भी, ये हर दोनों मनुष्य अलग-अलग के नहीं हो लिए, सकता है ना। भारत के हर जागरूक व्यक्ति के लिए ये प्रश्न होना चाहिए कि जहां पे 135 लाशें महीने भर के बीच में चुनाव था और बिछी थी, उसके बाद भी वहां बीजेपी जीत के आई, तो प्रश्न तो बनता है। जहां रंग रोगन अस्पताल का ज्यादा कराया गया, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी को दौरा करना था। तो देश के लिए सवाल तो है, बहुत बड़ा सवाल है। अब तो नतीजे आ चुके हैं हाँ, इमरान जी, लेकिन जब आ चुके हैं, एक्चुअली में देखिए हमने स्वीकार किया है। क्या होता है, हम नतीजों से भाग कहां रहे हैं। कोई भी दुर्घटना होती है तो जनता के मन में एक विचार होता है कि इस पे कौन सी पार्टी संवेदनशील है और कौन सी ईमानदारी से काम कर रही है। मोरबी की घटना हुई, दुखद थी, दर्दनाक थी, हृदय विदारक थी, परंतु प्रधानमंत्री जी ने जाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे समीक्षा बैठक की। किसी घटना में आप बताइए, सीएम नहीं, पीएम ने जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर समीक्षा बैठक की, और बाकी जो वहां पे जिस ढंग से सरकार ने 15 मिनट के अंदर कार्रवाई की, वो सब छोड़िए। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, जिसको इन्होंने मुद्दा बनाया, गुजरात में मोरबी क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में हाथरस, उन्नाव, लखीमपुर, और तो और सबसे ज्यादा पंजाब में बनाए थे ना किसान आंदोलन, क्या हुआ, साफ। तो आपको सोचना चाहिए कि जो आप सोचते हैं वो हकीकत है, या जो इकोसिस्टम में आपको दिखाई पड़ता है वो हकीकत है। अन्यथा मैंने एक नहीं 3 अलग अलग राज्यों का उदाहरण बताया, 5 अलग अलग घटनाएं बताई, जिनको आपने बहुत बड़ा बनाया, बहुत मीडिया में उठाया, पर हकीकत में क्या हुआ, वास्तविकता में बिल्कुल चित्रा जी, बहुत अच्छी बात कही सुधांशु जी ने कि हमें सोचना चाहिए कि जो हम मुद्दे उठाते हैं वो हकीकत है या फिर जो इकोसिस्टम बता रहा है वो हकीकत है। हमें भी हैरत है कि हम जो आम मुद्दे पूरे देश के सामने, आंखों के सामने हैं, जो दिख रहे हैं। हाथरस में रात के 2 बजे दलित बिटिया जलाई गई, ये हमने नहीं कवर किया, मीडिया के साथियों ने उसके विजुअल दिखाए। मोरबी में संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, बहुत संवेदनशीलता थी। गए थे ना प्रधानमंत्री जी के विजिट करने से पहले अस्पताल का रंग रोगन हुआ, नई टाइल्स लगी। जितना ध्यान अस्पताल के रंग रोगन में लगा, रख रखाव में लगा, उतना पुल के रख रखाव में लगा होता तो मौतें नहीं होती। पीएम ने तो नहीं कहा होगा ना तो कि रंग रोगन करवाइए। किसने करवाया? आपने पूछा, आपने नहीं पूछा होगा, जो वहां के गृह मंत्री थे, मैंने पूछा था। चित्रा जी, जो माहौल था वहां आप ये प्रश्न पूछ ही नहीं सकती। मेरे साथ आप ये प्रश्न वहां पे पूछ ही नहीं सकती थी। ये प्रश्न पूछने का माहौल नहीं रहा होगा। 135 लाशें बिछी हुई और हमने लाइव वो सेशन चलाया था। संवेदनशीलता का आलम यह है कि उधर हमने पूछा था कि ये बनाए जा रहे किसका थे था, और इधर प्रधानमंत्री जी कपड़े बदल के उद्घाटन कर रहे थे, झंडी दिखा रहे थे। देखिए, 2 चीजें आज बहस है कि भारत जोड़ो यात्रा से बात बनेगी या नहीं बनेगी। हम भारत जोड़ो यात्रा पे बहस करें, विषय पे रहें, ठीक है, ये विषय से जुड़ी हुई बात थी। नहीं तो यही पूछा जा रहा है ना, भारत जोड़ो यात्रा, वोट जोड़ो यात्रा की जरूरत कहीं ज्यादा नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल है, हमने जोड़ा, हम हिमाचल जीते हैं, आपकी वजह से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। बाकी चुनाव में हाँ, आम आदमी पार्टी से आपका सारा वोट शिफ्ट हो गया। इनकी नूरा कुश्ती ज्यादा अच्छी है, सत्येंद्र जैन जी अंदर मालिश कराते हैं, ये वीडियो रिलीज करते हैं, इनका मामला ज्यादा बेहतर है उनसे। आपके भी पार्षद उधर चले जा रहे हैं, कुछ वापस लौट आए। हाँ, वापस लौट आए। तो क्यों गिड़गिड़ाना क्यों पड़ा है कि वापस आओ, मत जाओ? गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, एक गया, एक ही को लेकर आए ना। जिस जनता ने, चित्रा जी, कल की स्थिति बताऊं, जिस मुस्तफाबाद की जनता ने उन्हें जिता के भेजा था, वो सड़कों पे निकल आई डंडा लेकर के, और पार्षद के लिए, जिसको कहते हैं कि बटोर करके कहा कि नहीं, तुम्हें जिस पार्टी से जिताया था उस पार्टी में रहो। आपके ऐसे नेता हैं, आप सोचिए खुद ही भद पिटवा रहे हैं आप अपने नेता की, आप इसको कि जनता को बाहर निकलना पड़ा है डंडा लेकर कि वापस आओ इस मेरी बात पार्टी में। सुनिए, प्रधानमंत्री जी जिनके कहने पे यूक्रेन का युद्ध रुक रहा था, कृपाल परमार याद है आपको, हिमाचल के, उनको फोन किया था बागी उम्मीदवार की बैठ जाइए, बात नहीं मानी उसने, और आप हमारे नेताओं को कोस रही हैं। प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहे हैं लोग, माना क्या प्रधानमंत्री की बात? इनका अंदरूनी मामला है पार्टी का, कोई गया फिर बाहर आ गया, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड, सिचुएशन ऑकवर्ड, वो इनके साथ अलग विषय है। परंतु हम एक बात कहना चाहेंगे, इन्होंने अभी कहा नूरा कुश्ती, ये आम आदमी पार्टी को सत्ता की दहलीज पालकी ढोकर किसने पार कराई थी सबसे पहले? याद करिए, दिल्ली में 8 सीटें इनकी थी, 28 सीटें उनकी थी। सबसे पहले सत्ता की दहलीज इन्होंने पार कराई पालकी ढोके, और फिर भैया उन्होंने ऐसा काम किया कि पंजाब तो ले ही गए, और गुजरात में जहां ये मुख्य विपक्षी दल थे उसमें भी इनकी हालत ऐसी कर दी कि अब इनके लिए तो वो लाइन लगती है
कि और हम खड़े खड़े मोड़ पर लुटे लुटे पाल की लिए हुए कहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। चित्रा अब जी, जहां तक चित्रा जी, ये इनकी भारत बात हो जोड़ो जाए। यात्रा की बात इसी है, अंदाज में जवाब भारत दीजिएगा, जोड़ो फिर इनकी यात्रा, बात हो जाए। हाँ। देखिए भारत जोड़ो यात्रा, भारत बोलिए जोड़ो तो। यात्रा दिखाई पड़ रही है कि देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात कही, भारत जोड़ो यात्रा से भी हिमाचल में जीत मिली। देखिए राहुल गांधी जी की दूरदृष्टि का कोई सानी नहीं है। अमेठी से बैठ के उन्होंने देख लिया था कि मैं हारने वाला हूं, कितनी दूर तक मैं जाकर चुनाव लड़ सकता हूं, तो वायनाड पहुंच गए थे, उसके आगे जाना संभव नहीं था, शायद समुद्र आ गया था। और देखिए रिमोट सेंसिंग की टेक्नोलॉजी आपने आजकल सुनी होगी, पर ऐसा नहीं सुना होगा कि केरल से शुरू हुए, तमिलनाडु में पहुंचे, कर्नाटक में पहुंचे, महाराष्ट्र में पहुंचे और हिमाचल में जितवा दिया। मतलब इतनी जबरदस्त दूरदृष्टि और इतनी जबरदस्त रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी किसी ने नहीं देखी होगी। और कैसी यात्रा की, केरल में उसके साथ दिखाई पड़ा जो गाय काटने वाला था, अरे फादर जोसेफ के पास चले जाते, नहीं तमिलनाडु में उस फादर के पास जाएंगे, जॉर्ज पुनिया के पास, जो कहता है कि मैं भारत की धरती पर पैर नहीं रखना चाहता कि मेरे पैर गंदे ना हो जाएं। तो आप देखिए ये महाराष्ट्र में आते हैं तो सावरकर जी के खिलाफ बोलने लगते हैं। और इससे ज्यादा राजनीतिक बुद्धिमत्ता किसे कहेंगे कि आके कहते हैं गुजरात का चुनाव और कहते हैं गुजरात में फैक्ट्री क्यों चली गई। आप सोचिए कि इससे ज्यादा बुद्धिमान नेता आपने नहीं देखा होगा। इसलिए इसमें भारत से जुड़ाव कम, भारत से दुराव ज्यादा दिख रहा। वैसे भारत जुड़ा नहीं जुड़ा, राहुल जी की दाढ़ी तो बढ़ गई। हाँ, राहुल जी की दाढ़ी पर आप लोगों का ज्यादा ध्यान है, लेकिन जल्दी से आप पहले जवाब जहां दे पे दीजिए। खमीर था। हाँ। हाँ, राहुल जी की दाढ़ी बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी जी की दाढ़ी बढ़ाई जाती है, राहुल जी की अपने आप बढ़ी है, बेतरतीब बढ़ी है, जो ये दर्शाता है कि वो लगातार जनता के मुद्दों पे सड़क पे चल रहे हैं। इनके मुद्दे क्या हैं? राहुल जी की दाढ़ी कैसे बढ़ी। इनके मुख्यमंत्री गुजरात में भाषणों में राहुल जी की दाढ़ी पे बात करते रहे, इस पे बात नहीं करेंगे कि पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया, गरीब की थाली में निवाला नहीं है, इस सब पे बात नहीं करेंगे। फिर ये बताएंगे कि राहुल गांधी जी के साथ तो फला चल रहे थे, फला चल रहे थे, फला चल रहे थे। इनके पास गिनाने के लिए क्या है? राहुल गांधी जी की टी शर्ट बड़ी महंगी है, भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से फोटो पोस्ट होती है। इनके पास गिनाने के लिए क्या है? राहुल गांधी जी का ट्राउजर, राहुल गांधी जी की दाढ़ी, राहुल गांधी जी का टी शर्ट। मसला जानती है क्या इसकी बुनियाद में क्या है? राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं, हाँ दूरगामी, ये कह रहे हैं ना राहुल जी की बड़ी दूरदृष्टि, हाँ बहुत दूरदृष्टि है। इस बार सच में बहुत दूरदृष्टि के साथ राहुल जी ने कितनी दूर का है? 24 है दूर में या 24 जोड़ो छोड़कर यात्रा आगे का शुरू है? की। राहुल जी जानते हैं हाँ। कि इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। तो राहुल गांधी जी नफरत कम करने के मिशन पे निकले हैं, डर कम करने के मिशन पे निकले हैं लोगों के। और मैं कन्याकुमारी से इस यात्रा का हिस्सा रहा हूं, मैं लगातार पैदल चला हूं। मैं तो सुधांशु जी को भी आमंत्रण दूंगा कि आइए, ये कितनी निश्चल यात्रा है, मोहब्बत से भारत को जोड़ने की यात्रा। राहुल गांधी जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, 90-90 साल की, 80 साल की बुजुर्ग माएं आ रही हैं, बच्चियां आ रही हैं, नौजवान आ रहे हैं, बेरोजगार आ रहे हैं, अलग अलग सेक्टर के लोग आ रहे हैं, राहुल गांधी जी से मिल रहे हैं। वोटों में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं? कन्वर्ट होगा। कब होगा? कन्वर्ट होगा। कब होगा? एक परिणाम आया है, अभी और आगे राज्यों के चुनाव आने दीजिए, लोकसभा का चुनाव आने पहुंचे दीजिए। ही नहीं इतना जल्दी में बीजेपी को लोग कह हाँ, रहे हैं इस कि बार हमने राहुल थोड़ा गांधी लंबा जी टास्क जिन राज्यों से दूर इस रहते बार हैं, हमने वहां पर थोड़ा जीत लंबा जाती है टास्क कांग्रेस। लिया है। इस हाँ। बार हमने थोड़ा लंबा टास्क लिया है। और देखिए, ये राहुल जी को गुजरात बुलाने के लिए परेशान थे, हिमाचल बुलाने के लिए परेशान। अच्छा, राहुल जी को ये कुछ मानेंगे भी नहीं, फिर बुलाने के लिए परेशान क्यों रहते हैं? मैंने समझ ये सवाल तो कहते बड़ा थे है सुधांशु जी। शहजादा, हाँ। राजकुमार है वो, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पूरी भाजपा पार्टी। डर तो एक नहीं गई है शहजादा, बीजेपी। एक राजकुमार, आपके शब्दों में, तथाकथित शब्दों में, पिछले 90 दिन से ज्यादा 2500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुका है। सिर्फ एक सूत्र है उसका, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। इसमें बुरा क्या है? जब भारत जुड़ने की बात आती है तो बुरा क्यों लगने लगता है इनको? डर गई है बीजेपी। देखिए बताता हूं, पहली बात तो मैं इनकी एक बात के लिए तारीफ करूंगा, जो दाढ़ी वाली बात थी, अब इनके मुंह से निकल गया कि वो भी शायद मोदी जी को देखकर, मोदी जी की प्रेरणा से इन्होंने कर लिया है। यानी पहले तो सरकार गई मोदी जी की वजह से, फिर पार्टी का नेतृत्व गया, अब शायद ये भी करना पड़ गया, जो इनके वाक्य से ये दिखाई पड़ा। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा नफरत के खिलाफ। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ उनकी ये भारत जोड़ो यात्रा है, और इसके लिए तो वो 3 पीढ़ियों से लगे हुए हैं। मगर हुआ क्या है? अरे जनाब, ये जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं ना, जिस रास्ते पे आप कह रहे हैं कि नफरत की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा, हिंदुत्व के खिलाफ आप चलते रहे, और कहां पहुंचे हैं कि इनके लिए तो वो लाइन आती है कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा
एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। अब इसी अंदाज में जवाब देना होगा इमरान जी। सुधांशु जी, हाँ। ये कह रहे हैं कि हाँ हम ऐसे रास्ते पर निकले हैं। हाँ, चट्टान बने हम होंगे खड़े, जो भी आंधी का रास्ता है हम उस रास्ते पर निकले हैं जो कि गांधी का रास्ता है। हम गांधी के रास्ते पर निकले। आप गांधी के रास्ते को बुरा मानते हैं, आप गांधी के रास्ते को गलत मानते हैं। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए, यात्राएं की। जब गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी वस्त्रों की होली जला रहे थे तो किसी को लगा था कि आजादी मिल जाएगी? वस्त्र जलाने से आजादी मिल जाएगी? आज राहुल जी यात्रा पे निकले हैं तो कह रहे हैं कि वोट में कैसे परिवर्तित हो जाएगा, यात्रा करने से वोट में कैसे परिवर्तित हो? इमरान जी, लेकिन आप कैसे कर सकते हैं? मैं देखिए, कर सकता हूं। 2024 के जो हर इलेक्शन के जालिम पहले, से, चित्रा जी, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। 2024 के इलेक्शन से पहले 13 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। मौजूदा वक्त में हिमाचल प्रदेश जाने के बाद 17 राज्य ऐसे हैं जहां पर या तो बीजेपी है या सहयोगियों के साथ है। आप 3 राज्यों में हैं कांग्रेस की, 3 सहयोगियों के साथ है। बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी से कैसे लड़ेगी कांग्रेस? आप जब इतनी बड़ी कहती हैं तो इतनी पे इतना जोर क्यों देते हैं? कितनी बड़ी है? 1231 विधायक उनके हैं, 700 कुछ विधायक हमारे हैं। इतनी भी बड़ी नहीं है ना। 303 सांसदों वाली पार्टी है। एक दिन ये 2 थे, हाँ। आज यहाँ पहुंचे हैं, फिर 2 पे पहुंच जाएंगे। हो तो सकता उसके है 4 साल पहले ही तो बीजेपी बनी थी ना। जब आप इतनी कहती जब हैं ये तो बड़ा 2 प्रेम थे झलकता है तो उसमें। उसके 4 साल पहले ही बनी थी बीजेपी। देखिए, मेरी बात और आप सुनिए, सोचिए, मेरी कांग्रेस बात देश सुनिए। की सबसे पुरानी पार्टी है। ये हार जीत, उतार चढ़ाव राजनीति का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है। इसे हम भी स्वीकार करते हैं, इसे इन्हें भी स्वीकार करते हैं। मोदी युग लेकिन जब ये से शुरू स्वीकार हुआ है, नहीं लगातार करते। ग्राफ गिरा नहीं है मोदी कांग्रेस युग, पार्टी का। युग क्या युग? या तो सतयुग होता है, या तो द्वापर होता है, या तो कलयुग होता है, या तो त्रेता होता है। मोदी युग क्या है? अरे उनके युग में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। नहीं, तो देखिए, बीजेपी कहती है मोदी युग में कांग्रेस पार्टी जा रही है। इसी युग में लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं, महंगाई पर लड़ रहे हैं। हम सवाल कर रहे हैं कि रसोई गैस 400 की जो थी वो 1150 की क्यों हो गई? हम प्रश्न कर रहे हैं, हम इनसे लगातार पूछ रहे हैं। और सुधांशु जी, रसोई गैस पे तो बीजेपी जवाब देगी। बिल्कुल मैं जवाब देता हूं। हाँ। पहली बात, युग कोई भी हो, अगर राहु काल लग जाता है तो फिर सारा युग जो है वो ध्वस्त हो जाता है। अब जो इन्होंने रसोई गैस की बात कही, मैं कहता हूं सब लोग अपने अपने मोबाइल खोलिए और देखिए, जनवरी 2014 में एलपीजी गैस का सिलेंडर 1241 रुपए का था। आज कोविड के बाद, रशिया यूक्रेन वार के बाद, जब पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होती चली जा रही, उसके बाद भी 1100 रुपए का है। इस परिस्थिति में भी, इसलिए आज देश की जनता को यह समझाना आसान नहीं है कि 2014 में उसे कितने का मिलता था। 1 मिनट बता रहे हैं। 2014 में 1241 का था, जाके चेक करिए। और जिस आपको कितने का मिलता था? जब आपको रसोई गैस का सिलेंडर मिलता था तो वो कितने का मिलता था? ये बहुत अच्छा, मतलब ये शब्दों की बाजीगरी, शब्दों की जो बाजीगरी आप करके आंकड़ों में उलझाने की, नहीं, आंकड़ों में नहीं, मैंने आंकड़ा अभी जनता बैठी है ना, मेरा कहाँ काम आनेगा? आप मुझे बताइए ना। नहीं, हमने तो जनता से कहा, आपसे कहा भी नहीं। आपका है उस पे वो हो गए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, 400 रुपए का सब्सिडी का सिलेंडर था, 6 मिलते थे और 9 थे। जी नहीं, 6 सिलेंडर मिलते थे, सारे लोगों का 6 सिलेंडर में काम चलता था। चुनाव के समय आपने 9 किए थे, और वो भी सब्सिडी क्यों खत्म हुई ये बताता हूं। एलपीजी की सब्सिडी अक्टूबर 2014 में खत्म हुई। उससे पहले पेट्रोल की सब्सिडी अक्टूबर 2010 में खत्म हुई। उससे पहले की सब्सिडी 2005 में खत्म हुई। क्यों खत्म हुई? 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ के साथ उस समय की सरकार ने जो एग्रीमेंट किया था, उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बाकायदा टाइम फेज सिस्टम था कि सब्सिडी खत्म करनी है। और आज कि सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी तरीके से दाम कम कर सके, सिवाय एक तरीके से कि टैक्स कम कर दे। केंद्र सरकार ने 2 बार टैक्स कम किया, हमारी राज्य सरकारों ने 2 बार टैक्स कम किया, मगर पूछिए कि इनकी राज्य सरकारों ने कम किया क्या? मुंह में जीरा हो गया ना सर वो तो। चित्रा जी, यही बात है ना, ठीक है कि आप सवाल पूछेंगे यहाँ का तो लेके जाएंगे आपको आंकड़ों की ऐसी बाजीगरी बताएंगे, जनता को तो इतने का था, इतने का मिलता था। मैं आपसे बहुत विनम्रता से एक बात कर रहा हूं सुधांशु जी, आंकड़ों की बाजीगरी अपनी जगह है। आप बताएंगे कि 9 सिलेंडर देते थे, आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जो मिलने वाले गैस सिलेंडर है उसको कोई रिफिल करा पा रहा है? आप ग्रामीण अंचलों में जाइए, महिलाओं से बात करिए। फिर भी ये क्यों जीत जाते हैं? सिलेंडर में इमरान प्रतापगढ़ी जी, ये बड़ा सवाल है। लोग उसके नीचे लकड़ी जला करके खाना बना रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा सवाल है। आप कह रहे हैं महंगाई बहुत बड़ा है, बेरोजगारी बड़ा सवाल है कि ये जीत क्यों जाते हैं, है ये मुद्दा। लेकिन उसके बावजूद अगर ये जीत रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं। मैं रीजन बता रहा हूँ। मैं बता नहीं, ये प्रश्न इन्होंने हमसे पूछा है, जीत क्यों रहे हैं?
अब ये मत मुझे कहिएगा ऐसा ईवीएम में गड़बड़ी है, नहीं। फिर वो ईवीएम गुजरात नहीं, में इस गड़बड़ चुनाव में है और वैसे अच्छा हिमाचल रहा। मैं ये प्रदेश में बिल्कुल नहीं अच्छा। कहूंगा कि इस EVM चुनाव में गड़बड़ी। ईवीएम को किसी ने मैं दोष बिल्कुल नहीं दिया है, ये एक कहूंगा अच्छी EVM में बात है। गड़बड़ी है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मीडिया में गड़बड़ी है, हाँ। ये भी नहीं कहूंगा। देखिए मीडिया के मैं ये भी नहीं कहूंगा नहीं, कि नहीं, 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 इमरान प्रताप आप जी, अब तो बताइए। नहीं चलेगा। देखिए मैं एक गलत प्रश्न- जगह एक- आपने टोका है, एक गलत प्रश्न जगह। देखिए, देखिए आप आज एक- तक की सिर्फ एक और उदाहरण मीडिया की देखिए। सबसे एक खास बात उदाहरण यही है, देखिए। सर सुनिए ना, एक उदाहरण आप देखिए। सुन लीजिए सुनिए, चित्रा जी, गलत मेरी भी जगह सुनिए टोका ना। है तो मैं नहीं सुनिए ना, बोलने दूंगी, मेहमान नहीं बुलाया है बोलने तो उन्हें दूंगी। बोलने का मौका आप भी मेरी दीजिए। बात तो सुनिए, अब गलत देखिए, बात नहीं बोलने दूंगी। एजेंसियों का दुरुपयोग आप मेरी कैसे? बात सुनिए इमरान सूरत प्रताप में गिरी जी। चुनाव समाप्त हुआ, अगले आज दिन तक की हीरा या किसी कारोबारियों भी के यहाँ- मीडिया की, एक सेकंड सर सुनिए मैंने मेरी आपका बात। नाम नहीं लिया है। हमारी नहीं मैंने तो कहा हमारी कि ये मीडिया में भी सबसे- गड़बड़ी नहीं है, मैं कि ये भी आप नहीं कहूंगा। अगर मैंने तो मीडिया कहा की ना। बात करेंगे मैंने तो ये तो कहा कि मैं मीडिया ये भी में नहीं हम कहूंगा। सबको लेकर चलेंगे। आप मेरी बात सुनिए, हमारी सबसे सुनाइए। अच्छी खूबसूरती यही है कि हमारे ही मंच पर पूरे स्वागत सत्कार के साथ हम आपको बिठाते हैं और आप हमारे खिलाफ बोलते हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। चित्रा जी, हम एक मीडिया दूसरे की के सबसे बड़ी पूरक हैं। ताकत यही देखिए, है। हम एक दूसरे के पूरक हैं। मीडिया और सियासत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम भी नहीं है तो आप भी नहीं है, आप नहीं है तो हम भी नहीं है। हमें आप बुलाते हैं, हमारा स्वागत करते हैं इसलिए क्योंकि हमारी जरूरत है आपको, आपकी जरूरत हमें भी है। हम एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे की सच्चाइयां देश को दिखाएं। तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। हम एक दूसरे के साथ हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं। बेखबरी रहती अब- तो खबर देने अब- के लिए अब- यहाँ क्यों अब बुलाते बात ये आ आपको? गई। मैं व्यक्तिगत, मैंने कहा ना, सूरत में चुनाव हुआ, अगले दिन 30 से ज्यादा हीरा कारोबारियों के यहाँ छापे पड़ने शुरू हो गए। टाइमिंग का खेल कितना शानदार है। आप इसे नहीं मानेंगे कि एजेंसियों का दुरुपयोग है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ही था सीबीआई तोता अब है क्या हाँ। कि आप एजेंसियों आप ही के समय में कहा आप था ना। एजेंसियों का सदुपयोग कर लीजिए चुनावों के समय पे, और उसके बाद फिर ये कहिए कि ये जीत क्यों जाते हैं। हम भी परेशान हैं, जीत क्यों जाते हैं। मुद्दे पूरे देश में इनके खिलाफ हैं, हम भी परेशान हैं, देख रहे हैं। मैंने कहा ना 100 मैं मोरबी होके आया, 54% मैं से ज्यादा मोरबी- वोट प्रतिशत मैं जवाब दे मोरबी रहे हैं होके आया हूं। अब मैं मैंने जवाब कहा दे ना, दूं। लाशें बिछी थी फिर भी जीत गए। अब तो देश से सवाल पूछना है कि भाई देखिए- और कैसे, तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। तो हमें भी तो पूछना है। सुधांशु जी। देखिए, पहली बात तो मैं, इन्होंने आंकड़े की बात कही। आज के जमाने में सबके हाथ में फोन है, जाके चेक कर लीजिए। हमारे जमाने में कभी भी, सिर्फ 2020 कोविड का दौर छोड़ के, महंगाई की दर कभी डबल डिजिट में नहीं रही है, अटल जी के जमाने से लेकर मोदी जी के जमाने तक। और इनके जमाने में हमेशा ज्यादातर डबल डिजिट में रही है, 10% से ऊपर रही है। ठीक है, 2010-12 में ये बताइए, महंगाई डायन खाए जाते, किसके जमाने में बना था गाना? हमारे जमाने में बना था। ये गाना आप लोगों को याद है? पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई, राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई, बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। 26% रेट ऑफ इन्फ्लेशन थी और 2% रेट ऑफ ग्रोथ थी। आज इसके बावजूद स्थिति यह है कि 6.4 या 7% रेट ऑफ इन्फ्लेशन है और ग्रोथ रेट 7.5-8% है। खैर, कोई बात नहीं। मीडिया के ऊपर बोल रहे हैं जनाब, अरे आपको तो ध्यान रखना चाहिए, आप तो शायर भी हैं और कांग्रेसी भी हैं। जब इमरजेंसी लगी थी तो जानते हैं कौन सा शेर बोला गया था? जो बड़े बड़े शायर हुए हैं, गालिब हुए हैं, ज़ौक़ हुए हैं, मीर तकी मीर हुए हैं, तो ये शेर कहा गया था इमरजेंसी के लिए, अब तो गालिब, ज़ौक़, साहिर, मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। आप तो उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर इंडियन एक्सप्रेस ने सवाल पूछ लिया था तो इंडियन एक्सप्रेस पे छापा पड़ गया था राजीव गांधी के जमाने में। मैं इंदिरा जी के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं मजरू सुल्तानपुरी पर को जेल में डाल दिया गया था नेहरू जी के खिलाफ कहने पे, उस पर नहीं बोल रहा हूं। और आज पिछले 8 सालों में पूरा दुनिया का कोई भी व्यक्ति देख ले, डिजिटल रिकॉर्ड अवेलेबल है, मोदी जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला गया मीडिया में बैठ के, घटिया से घटिया बातें, मौत की कामना, मौत के प्रकार, सब कुछ। उसके बाद जलवाए जलाल से रहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि साहब हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हार क्यों रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। मुझे तो मजरू सुल्तानपुरी का उन्होंने जिक्र किया, वो लाइनें याद आ गई। हमें मताए कूचा बाजार की तरह उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। ये गाना किस समय बना था? महंगाई मार गई, महंगाई डायन खाए जात है, बना था, हमारे जमाने में बना था, थी तभी तो और बना हमने था। बनने दिया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने बनने दिया था, हमने पाबंदी नहीं लगाई थी। आज तो स्थिति है कि कहा गया है, ये पाबंदी लगा गया रहे है, हैं। कोई न बोले। गाली तो बक रहे हैं बैठ के सब लोग। सुनिए ना सुधांशु जी, अब मेरा कुत्ते की मौत और हिटलर की मौत बोल रहे हैं। मेरा टर्म, विक्टिम कार्ड मत खेलिए, बोलने दीजिए। कहा गया है, मिर्जापुर का वो पत्रकार याद है जिसने मिड डे मील वाली खबर चलाई थी? कितने दिन जेल में रहा था, पत्रकार था वो। और भी कितने पत्रकारों का उदाहरण दूं? याद है आपको, जब हाथरस में रात के 2 बजे आपकी पत्रकार महिला साथी कवर कर रही थी
तो पुलिस कैसे बाड़बंदी कर रही थी। ये आज हमको स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। कहा गया है, सुना गया है कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है जो सोचता है कोई न बोले, बोले ना कोई। आज आप गाना लिख दीजिए, महंगाई पे जेल चले जाइएगा। अरे आप इतना तो बोल रहे हैं, कह रहे हैं बोलने नहीं दिया जा रहा है। हम ये बोल तो रहे हैं, कमाल हो गया। हम बोल रहे हैं। अरे आप कौन हैं? मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। सब लोग बोल रहा है। दुनिया किसी यहाँ गूंगे पर की बैठा कहानी हुआ नहीं हर लिखती। शख्स बोल रहा है, मेरी बात किसकी सुनिए। जुबान पर ताला कहाँ लगा हुआ है? कितने पत्रकार जेल गए आपको नहीं पता है? नहीं, यहाँ पर नहीं, एक कम से सेकंड कम सर, पत्रकार आपकी साथियों का बात तो सही है। पक्ष देखिए, लीजिए। एक सेकंड, बिल्कुल चित्रा ले जी, रही कम हूँ से कम पक्ष। पत्रकार नहीं, साथियों लेकिन का तो आप मेरी पक्ष बात लीजिए। सुनिए। आपको- आप अगर ये आपको याद कहेंगे है कि जुबान पे ताला क्यों नहीं पूछा जा रहा है सवाल? वाराणसी में एक पत्रकार ने खबर दिखाई, डीएम साहब ने बुला करके क्या हाल किया, मिर्जापुर में जेल भेज दिया। आप कह रही हैं कि पत्रकारों के मतलब सब स्वतंत्रता है, आप मानती हैं? इमरान जी, अगर आप सरकार की पत्रकारों तारीफ के करेंगी तो दर्द पर हम आ स्वतंत्रता जाएंगे। है। एक सेकंड सर, आप सरकार मुद्दे की गौण तारीफ हो करेंगी जाएंगे। तो आप मेरी बात स्वतंत्रता है, सुनिए। सरकार की तारीफ यही वो नहीं देश है करेंगी तो जहाँ पर एक वक्त स्वतंत्रता ऐसा आया नहीं था है। जब काला अखबार भी निकला था, और उस दौर को बताने की जरूरत नहीं यही है वो दौर है इमरजेंसी जब काल की। स्क्रीन भी काली हुई थी टीवी चैनल की। ठीक है, अब आगे जब बढ़ जाते हैं। मीडिया पर डिस्कशन के लिए ये सेशन नहीं है, मुद्दों पर बिल्कुल। डिस्कशन के भारत लिए। जोड़ो एक यात्रा। सेकंड सुनिए, एक सेकंड। हाँ, नाराज होने की जरूरत नहीं, मैं है। नाराज नहीं हो रहा, मैं भारत जोड़ो यात्रा अच्छे से बहस कर रहा हूँ। राजस्थान पहुंची हुई है, बूंदी में इस वक्त राहुल गांधी हैं। जी, अगले साल वहां पर इलेक्शन है। आपकी पार्टी के भीतर इतना सिर फुटअव्वल है, चाहे राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, इनके वहां आज चुन लिए गए भूपेंद्र पटेल जी। हाँ, चुन आपके लिए वहां गए। सिर फुटअव्वल अभी चल रहा है। हमारे सिर्फ फटअव्वल पे आप बात कर रही हैं। विजय रूपानी जी क्यों हटाए गए थे पता है आपको? नहीं पता होगा। आप बताइए, पूरी आप बता कैबिनेट दीजिए। हटा दी गई। हाँ। कोई बोल नहीं सका। फिर भूपेंद्र जी चुन लिए गए। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदले गए। किसी ने चू की? नहीं की ना, कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। हमारे यहाँ लोग बोल रहे हैं, लोकतंत्र है, आपके वहाँ बोलते क्या आंतरिक निकल लेते हैं लोकतंत्र दूसरी है, तरफ। आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे लोग बोलेंगे नहीं तो मीडिया को मसाला कैसे मिलेगा? तो अच्छा है, कारोबार चल रहा है, ठीक है। जब आपके लोग बोलते कहाँ हैं, वो लोग तो देखिए, निकल लेते हैं इधर से उधर। इनको लगता है सर फुटअव्वल चलने देखिए, दीजिए। हमारी आपको वो सर फुटअव्वल लग रही होगी, मेरे लिए वो आंतरिक नहीं लोकतंत्र नहीं नहीं, है। हम बता रहे हैं, बहुत अच्छा। वो कह रहे हैं आपके वहां तो आंतरिक लोकतंत्र नहीं, है नहीं, नहीं। हमारी दिल्ली से पार्टी- नाम लिखकर चला जाता है। होता तो आप बताइए, होता बता तो रहे हैं। एक झटके हमारी- में बिना चुनाव के जेपी नड्डा जी फिर से अध्यक्ष हो गए। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष वोटिंग से चुने गए। और कौन कितने साल रहा है, आंतरिक लोकतंत्र- गिनाया जाए क्या उसको? कमाल देखिए, है। हमारे और इनमें जमीन आसमान का अंतर है। कारण होना ये भी है चाहिए। कि ये सत्ता केंद्रित, लीडर आधारित पार्टी है, हम विचारधारा केंद्रित, कैडर आधारित पार्टी है। इसलिए आज की क्यों, हम 71 साल से आज तक भाजपा में कोई वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ है। हमेशा हमारे यहां सहज परिवर्तन हुआ है, और इनके 137 साल के इतिहास में कोई 20 साल बता दें जो डिवीजन ना हुआ हो। मैं 137 1885 से आज तक के लिए कह रहा हूं, और आज हमको दोष देते हैं। ये बताइए, ममता बनर्जी छोड़ के गई थी तो मोदी जी थे क्या? जब जगनमोहन रेड्डी छोड़ के गए तो मोदी जी थे क्या? जब शरद पवार छोड़ के गए तो मोदी जी थे क्या? जब अर्जुन सिंह छोड़ के गए तो मोदी जी थे क्या? उससे पहले के दौर में चले जाइए, जगजीवन राम देवराज छोड़े थे तो मोदी जी थे क्या? अरे तब भाजपा थी क्या? निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, नीलम संजीव रेड्डी। क्या बात करते हैं मान्यवर? अरे जब जब सुधांशु भाई, सत्ता छूटती है हमारे तब यहाँ तब से- कांग्रेस टूटती है, हमारे क्योंकि यहाँ आप से- सिर्फ सत्ता के कारण गोद में सुधांशु लगी भाई, रहती है। मैंने हमारे यहाँ अपने से- टर्न पे बोलिए भाई, हमारे यहाँ अपने से अपने छोड़ टर्न के पे। जाएंगे प्लीज, तो जगह प्लीज, है, प्लीज, लोग अपने चले अपने- जाते हैं। अपने अपने टर्न पे। और आंतरिक बोलिए। लोकतंत्र का मैं उदाहरण देता हूं। जब ये देश स्वतंत्र हो रहा था और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री नहीं बने, तो 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। अप्रैल 46 में कांग्रेस की मीटिंग बुलाई गई कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेगा, और उसके लिए जो वोटिंग हुई तो 1 वोट मिला पट्टाभी सीतारमैया को, 2 वोट मिले कृपलानी जी को, और सारे के सारे वोट मिले बचे हुए सरदार पटेल को और नेहरू जी को 0, और 0 वोट खा के प्रधानमंत्री बने। अद्भुत लोकतंत्र। ऐसा आपने लोकतंत्र कहीं देखा ही नहीं होगा दुनिया के इतिहास में। ऐसा करने वाले लोग अब आज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। और अंतिम प्रधानमंत्री जो इनके हुए, एक मिनट, अंतिम प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी जुबानी बोल रहा हूं। प्रणब मुखर्जी जी के पुस्तक विमोचन के समय उन्होंने खुद बोला मंच से कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने को कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया। मैंने कहा, प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे कहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो आपका लोकतंत्र नेहरू जी से लेके और सरदार मनमोहन सिंह तक सबने देखा। इमरान, देखिए सुधांशु जी, आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से छोड़ के लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। हाँ, चले जाते हैं। आपके यहां से छोड़ के जाएं कहां? अडवाणी जी बेचारे कहां जाते? जोशी जी कहां जाते?
सिद्धरमैया जी इनके येदुरप्पा जी कहां जाते? कोई जगह है क्या? जाएंगे ईडी सीबीआई जितना कुछ है सब पीछे पड़ जाएगा, तो इससे है चुप होके बैठे रहो। एक नई पार्टी इनके यहां बनी है, उसका नाम है मार्गदर्शक मंडल पार्टी। वहां जाते हैं लोग, आराम से बैठते हैं, बिल्कुल आराम से, बोल नहीं सकते, एक शब्द नहीं बोल सकते, नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। वही एक पार्टी है जहां जा सकते हैं। दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं कि आंतरिक लोकतंत्र, नेहरू जी का हवाला देके इतिहास में चले जाएंगे, विचार कहेंगे हम वैचारिक रूप से बड़े सुदृढ़ लोग हैं। जिन्ना के साथ मिलकर के सरकार बनाने वाली विचारधारा आज ये कहेगी नेहरू जी को कोसेगी। नेहरू जी ने इस देश के लिए जो किया है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि किसी का बेहतर स्वीकार कर ही नहीं सकते। बस कोसो, उस समय देश की परिस्थितियां कैसी थी उस पर चर्चा नहीं करेंगे, बस नेहरू जी के कद को छोटा करना चाहेंगे। नहीं छोटा होगा, कितना भी प्रयास कर लीजिए सुधांशु जी, नेहरू जी का कद इतना बड़ा है कि आप कोई भी जब उनकी आलोचना करने के लिए उनके साए में खड़ा होगा तो बहुत बौना नजर आएगा। अब दूसरी बात, मनमोहन सिंह जी और प्रणव दा की, मैं भी ये मानता हूं कि आप मोदी जी से ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा डिग्रियां हैं आपके पास, आपको प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन आप नहीं है। सबसे ज्यादा डिग्रियां किसके पास थी? आप नहीं है। मनमोहन सिंह के पास थी ना। तो क्या हुआ? बने ना, क्या हुआ? 10 साल अच्छा बताइए, आपके पास भी आप बन जाइए, बात करिए भाजपा वालों से, आपको बना दें, लगे कि हाँ एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री आया है, मैं स्वागत करूंगा। मुझे बेहद खुशी होगी सुधांशु भाई, मुझे लगेगा कि मैंने जिसके साथ बहस किया आज वो प्रधानमंत्री है, मुझे अच्छा लगेगा। आज मैं जवाब दे दूं, अच्छा हो अगर ऐसा हो जाए, काश आपको जवाब दे दूं। मैं दुआ करूंगा भाई के लिए। अभी आपने एक बात बोली, ये बताइए, आप तो शायर हैं, अकबर इलाहाबादी कैसे शायर थे? अब ये आपके टेस्ट बड़े पे थे डिपेंड कि करता है, छोटे थे? आपके टेस्ट पे नहीं, आप डिपेंड बताइए। करता है ना। नहीं, आपके हिसाब से बड़े शायर थे कि छोटे थे? किसी भी शायर के बारे में हमसे राय लेने से बेहतर है नहीं, आपकी नजर में वो बड़े शायर थे कि नहीं थे? नहीं, बहुत बड़े शायर थे, अच्छे शायर थे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये अकबर इलाहाबादी का शेर है, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। किसके लिए है? मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के लिए कि दिन में कांग्रेस के लिए धरना, शाम को अंग्रेज अफसरों के साथ डिनर। 100 साल पहले कहा गया, हमने छोटा नहीं किया जनाब, आपने खुद किया है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इसीलिए मैंने एक शायर को कोट बड़ा किया, हल्का जिसमें उदाहरण कोई था। इसको हल्का उदाहरण आप क्या जैसे होता है? बौद्धिक आदमी से इतने हल्के उदाहरण की उम्मीद नहीं अरे की भाई, जाती। अब इनको भाई इतने बड़े हो गए कि अकबर इलाहाबादी हल्के नजर आने लगे। भाई साहब सुनिए, वो शेर सुनिए, हल्का था। अभी सुनिए, शुक्र है कि मान्यवर, अकबर भी आपको अच्छे अभी लग से रहे हैं, उड़ने इलाहाबाद भी लगे अच्छा हवा लग में, रहा है। अभी आप- तो शोहरत नई नई है। अरे वाह, शबीना जी का शेर सुनाएंगे आप? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अगर उसका अगला आपको शेर उसमें सुना हल्के दूंगा, मेरा लगने लगा- कारोबार वही है। नहीं, तो मुझे मैं कोई इसलिए दिक्कत कह रहा नहीं। हूं कि आपका मैंने वही बताया। अरे मैं तो आपकी विकेट पे आके बैटिंग कर रहा हूं भाई, इसलिए मैंने वो भाई एग्जाम्पल आइए, बताया हमारी आपको। पिच पे आइए। और मैं जो यही तो आपको, अच्छी बात है ना, अच्छा, भाजपा मैंने जो चाहती है आपको कि बताया, उसकी पिच पे जाएं हम। अच्छा, ये मैं- हमारी पिच पे आके बैटिंग अच्छा, कर रहे हैं, ये अच्छी सुनिए, बात है, मुझे जो खुशी मैंने है इस आपको बात। बताया, पहली बार सुधांशु जी किसी दूसरी की पिच पे जाके अच्छा। बैटिंग करने को मजबूर हुए हैं। नहीं, हम तो दूसरे की पिच पे आके बैटिंग करते हैं, और आपकी पिच पे आपको बैटिंग करके जवाब दिया मैंने। अब मैं चलिए। आपसे पूछ रहा हूं, हमने इतने नेता आपके गिनाए 60 साल में, आपको तो ध्यान भी नहीं होगा। ये नहीं, सब मुझे मोदी ध्यान जी की नहीं। वजह से छोड़ के चले मेरी गए। बड़ी उम्र कम है, मेरे ये ध्यान बताइए, ज्यादा कहाँ है? नहीं, हम तो हमारी और आपकी दोनों को उम्र से पहले बता रहे हैं। नहीं, ये आपकी बताइए, हमसे ज्यादा ये है भाई। निजलिंगप्पा कामराज मोदी जी की वजह से छोड़ गए थे, चौधरी चरण सिंह, नीलम संजीव रेड्डी मोदी जी की वजह से छोड़ गए थे, इसका मतलब- जगजीवन राम देवराज मोदी जी की वजह से छोड़ इसका गए थे। मतलब आप मान आपने रहे टर्म में बोली। ठीक है, अब जरा लौट आते हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर हो गई बात है आप लोगों की, हो गई जल्दी से, अडवाणी जी, आपने अपने टर्न पे मुरली मनोहर जोशी जी का जो हाल है वो मोदी जी की वजह से हो है। गई, अब इसका आप दोनों लोगों की बात, मतलब ठीक है। सुधांशु जी मान रहे हैं, ठीक, सुधांशु जी देखिए। मान रहे हैं कि अडवाणी जी नहीं, का, सुनिए भाई। मुरली मनोहर जोशी जी का, येदुरप्पा जी का जो हाल है वो मोदी जी की वजह से है। अरे भाई, आप क्या बात कर, हमारे यहाँ जो छोड़ के गया वो लौट के आया, और उसने देखा कि मान सम्मान बेचारा उसका- कहाँ जाएगा? भाई आपने अपने टर्न पे बोली है, कहाँ जाएगा? आपने अपने टर्न पे बोली है, मैं आपके में एक बात नहीं बोलता हूं। अब मैं आपको बताता हूं, जी, मैं खुद था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कल्याण सिंह जी वापस लौट के आए और उनसे पूछा गया कि आप भाजपा में क्यों लौट के आ गए, तो जानते हो उन्होंने क्या जवाब दिया? सूरदास जी का वो पद पढ़ा कि मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, और जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो भारतीय जनता पार्टी में एक नेता बताइए जो हमें छोड़ के गया हो, बड़ा हो गया हो, और आपके में एक नेता बताइए जो बड़ा ना हो गया हो। कहां बड़ा जाएगा? ना, भाई आपने अपने टर्न पे बोलिए प्लीज, आपने टर्न का इंतजार करिए, मैंने तो गिना दिया ना। ममता बनर्जी छोड़ के गई तो बड़ी हो गई, जगन मोहन रेड्डी छोड़ के गए तो बड़े हो गए, शरद पवार छोड़ के गए तो बड़े हो गए। आपके में जिसकी जान छूट गई वो बड़ा हो जाता है, और हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति किसी कारणवश गया तो लौट के आके महसूस करता है कि मान सम्मान हमारे ही यहाँ है और किसी में नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ,
पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र और इन सारी चीजों के बारे में सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है। और जो मैंने फैक्ट बोला था, आपने नेहरू जी के बारे में कहा हल्की बात, तो अब मैं हल्की बात ये कहता हूं, 2 सितंबर 1946 को भारत का संविधान नहीं बना था। नेहरू जी किसकी शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने थे? लॉर्ड वेवेल ने शपथ दिलाई थी, क्वीन के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर यूनियन जैक झंडे के नीचे खड़े होकर भारत के प्रधानमंत्री बने थे, और कह रहे हल्की बात। बताइए हल्की बात है कि भारी बात? सुधांशु जी, हिंदू महासभा जिन्ना जी के साथ आपके दोनों लोग, जिन्ना जी हाँ, अब आएंगे कहते जी। कहते दिल की आरज़ू लबों पे आ ही और गई। आपके जिन्ना जी, कहते कहते दिल की आरज़ू लबों पे आई। आपके जिन्ना जी दोनों लोगों ने किसकी शपथ लेकर के सरकार बनाई थी? किसकी शपथ लेकर सरकार बनाई थी? तब तो संविधान भी नहीं बना था। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ की तो थी नहीं। किसके जमाने की बात कर रहे हैं? आज ये कहेंगे कि हमारा उनसे कोई रिश्ता ही नहीं था। किसके जमाने की बात कर रहे हैं? आज ये कहेंगे कि उनसे हमारा नहीं, कोई आप रिश्ता ही बताइए नहीं। ना। आप ही तो कह रहे हैं कि मैं अरे आप विचारधारा वाली बताइए ना। पार्टी हूं। अच्छा चलिए, मैं वैचारिक चलिए, अब पार्टी हूं। दूसरी बात हम कह रहे हैं, सुनिए अब दूसरी बात। सुधांशु जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। आप मुझे आप बोल रोकेंगे, लीजिए। आप मुझे रोकेंगे, मैं चुप हो जाता हूं। मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, लेकिन अब छोटों का भी सम्मान करिए भाई। यही तो कह रहा हूं ना कि बोलने दीजिए। आप संसद में माइक बंद कर देंगे, यहां आवाज दबा देंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। मैं ये कह रहा हूं चित्रा जी, हम आज डिबेट करने कहां हैं? जब भी आप तात्कालिक बातों पे बहस करेंगे, ये आपको ले जाएंगे 1947 से पहले, अतीत में। अतीत का मातम करेंगे, वर्तमान पे बात नहीं करेंगे। हिमाचल हारे हैं, गुजरात जीते हैं, दिल्ली हारे हैं। 3 राज्यों में चुनाव था। इसी एमसीडी में रक्षा मंत्री, फलाना मंत्री, ढिकाना मंत्री, कौन नहीं उतार दिया गया? अरे उनके जाते तो हैं, आपके तो जाते भी अरे नहीं हैं। कमाल है, बिना उनके जाते गए, तो हैं सुनिए, कम से कम। बिना गए चित्रा जी, सड़क पर उतर बिना कर गए, नेताओं सुनिए, को लड़ते हुए दिखना तो चाहिए कम से कम। एक अकेली प्रियंका आप गांधी ने, बता रहे सुनिए, हैं अब सुनिए ना, मोरबी में कौन गया कांग्रेस का बड़ा नेता? मोरबी पे इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मोरबी के जिक्र पे आपको तकलीफ क्यों हो रही है? बिल्कुल क्यों तकलीफ हो? नहीं होनी चाहिए। मैंने रिपोर्टिंग की है, संवेदना, मैं भी मोरबी, मैं गया हूँ मोरबी, मैं मोरबी गया हूँ, मैं गया हूँ मोरबी, मैं मोरबी में सभा करके आया हूँ। चित्रा जी, मेरी बात सुनिए, नाम बताइए, एक नाम बताइए नेता का, एक नाम बताइए नेता का। एक अकेली प्रियंका गांधी ने हिमाचल में, कौन गया एक कांग्रेस का? अकेली प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये आप थोड़ी निर्णय करेंगे, ये आप निर्णय नहीं करेंगे, ये हमारी पार्टी निर्णय करेगी। और इस पर आप बहुत उत्तेजित भी नहीं होंगी। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, कहां नहीं गया? अशोक गहलोत जी गए थे, जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन। विजुअल उठाइए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए थे, अशोक गहलोत जी गए थे, उठाइए विजुअल, दिखाऊं आपको खोल के अभी। मोरबी में राहुल, एक सेकंड सर, पहले आ जाएंगे कि राहुल जी क्यों नहीं गए थे। प्रधानमंत्री से तो आप सीधे प्रधानमंत्री की बात पर सीधे राहुल गांधी को लेकर आते हैं, तो पूछा जाएगा ना पलट के इमरान प्रतापगढ़ी जी। हिमाचल प्रदेश में एक अकेली प्रियंका गांधी जी ने, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके प्रधानमंत्री जो कि हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, बाकी पूरी इनकी कैबिनेट, सबको अकेले धूल चटाया। चटाया कि नहीं चटाया? वहां के स्थानीय नेता, स्थानीय नेताओं ने भी। हाँ। लेकिन मजे की बात आपको बताऊं, मैं पूरे गुजरात में गया, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम ग्रामीण अंचल में किसी को पता ही नहीं था। विश्वास करिए, ये तो सच है, ये तो सच है। धन्यवाद। हाँ। आप, मुझे आपकी ये खूबी अच्छी लगती है चित्रा जी में। तारीफ मत कीजिए। चित्रा जी में एक नेता उत्तर लोग प्रदेश तारीफ जिंदा करते है। हैं तो डर ही लगता है, तारीफ मुझे छोड़ दीजिए। अच्छा लगता है कि चित्रा जी में एक उत्तर प्रदेश जिंदा है, जो ये कभी कभी सही बातों पर मुहर लगाती हैं। खुशी इस बात की। अब रही भारत जोड़ो, अब भारत जोड़ो यात्रा, अब यूपी चले गए आप, हिमाचल प्रदेश में जीत का क्रेडिट प्रियंका गांधी को सबको दिया। इन्होंने आपको न्यूज दे दी, जीत का क्रेडिट प्रियंका गांधी को सबको है। हाँ, 2 सीटें यूपी में आई हैं। अब मजे की एक बात बताऊं, बहुत मजे की बात। मोदी जी गुजरात जीते तो आप ही ने टीवी चैनल, जितने सारे चैनल उठा के देख लीजिए, स्क्रीन पे सबसे बड़ी फोटो किसकी है? मोदी जी की। लेकिन हिमाचल हारे तो वहां किसकी फोटो लगाई गई? नड्डा जी की। कमाल है भाई। एमसीडी हारे तो किसकी फोटो लगाई गई? यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष की। अब जवाब मतलब जीत आप, किसकी फोटो लगनी चाहिए? जीत की क्रेडिट प्रधानमंत्री जी। हाँ। तो हार की क्रेडिट कौन लेगा? अरे गुजरात उनका गृह राज्य है, गुजरात का गृह राज्य है, वहाँ पर मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा। 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर से ज्यादा का उन्होंने रोड शो किया। किसके नाम पर चुनाव? अरे 50 किलोमीटर का हाँ, अहमदाबाद में, अगले दिन मैंने देखा एम्बुलेंस को रास्ता दिया था। सबसे बड़ी खबर यही थी, मैंने देखा था उसे, एम्बुलेंस को रास्ता दिया था। आप मुझे बताइए चित्रा जी के, अरे काफी देर हो गई। अरे भाई आपने भी बहुत देर बोला था भाई। ठीक है, बोलिए। आप मुझे बताइए कि गुजरात उनका गृह राज्य है,
गुजरात में उनकी फोटो लगी, उनके नाम पे चुनाव था। मैं प्रधानमंत्री जी का हिमाचल का भाषण सुनाऊं आपको, जिसमें वो कह रहे हैं कि हिमाचल वालों आप वोट देंगे तो नरेंद्र मोदी को मिलेगा। सुनाऊं? तो किसके नाम पे चुनाव था? प्रधानमंत्री जी के नाम पे चुनाव था। लेकिन जीत प्रधानमंत्री जी की, हार जेपी नड्डा जी की। देखिए, प्रियंका जी ने, इन्होंने कहा बहुत अच्छा काम किया हिमाचल ने, वैसे अद्भुत काम किया है। ये तो कांग्रेसियों ने नहीं सोचा होगा कि हिमाचल में गुजरात से 2 गुनी सीटें मिल जाएंगी। हिमाचल में गुजरात से 2 गुनी सीटें मिली, और जहां तक गुजरात के चुनाव को मोदी जी से जोड़ने की बात है, तो हमने नहीं जोड़ा जनाब। मधुसूदन मिस्त्री ने कहा था कोट अनकोट मोदी को औकात बता देंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष से तो ऊपर आप कुछ नहीं कह सकते, यहां रावण नजर आता, कहां बोला? गुजरात में। जनता ने दिखा दी कि किसकी औकात क्या थी। और मोदी जी के लिए आप लोग कभी फूलों का हार लेके नहीं आए, घृणा और वैमनस्य के अंगारों का हार लेके आए। पर यह वो शख्सियत है जिसके लिए एक लाइन कहूंगा, अंगार हार उनका जिनकी सुन हाँक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। सुधांशु जी की ये बात पूरी तरह झूठ है, मैं यही साबित कर दे रहा हूं। ये कह रहे हैं कि हम उनके लिए हमेशा घृणा लेके आए। मधुसूदन मिस्त्री नहीं बोले थे। नरेंद्र मोदी जी को, महाराष्ट्र के आपके नेता अब्दुल शेख बोले। नरेंद्र मोदी जी को संसद में राहुल जी ने गले लगाया था कि नहीं लगाया था? अरे उसके बाद क्या किया था, ये भी तो बता दीजिए। बताइए ना क्या किया था। एक कहीं बैनन, अनेक कहीं नैनन। नहीं लगाया था, गले लगाया था कि नहीं लगाया? अरे आप चलिए सुधांशु जी, आप चलिए कल मेरे साथ बूंदी चलिए, चलिए हम आपको राहुल जी के गले लगवाते हैं। सुनिए, आप चलिए मेरे साथ, गले लगाएंगे राहुल जी आपको। कहीं बात से ज्यादा असर आंखों के इशारे का होता है, इसीलिए कहा गया एक कहीं बैनन, हाँ। अनेक कहीं और नैनन। जिनको तो राहुल गांधी ने जो आंख से किया था उससे सब पता लग गया था। राहुल जी ने उस समय आंख से क्या लगाया था? राहुल जी ने अंत में क्या कहा था? सिंधिया जी को आंख से इशारा करके कहा था कि जाइए भाजपा में, आपकी जगह वहीं है। चले ऐसा कहा था सुधांशु जी, एक लाइन। भाई मैं तो दावा नहीं करता, इनकी पार्टी के अंदर कह रहा हूं पता है। जैसे ये बड़े दावे करते हैं, सुनिए, वो किस जमाने की बात है भाई? अच्छा, उसके बाद फिर सिंधिया जी को टिकट क्यों दिया भाई? हम बता वो तो मध्य प्रदेश चुनाव से पहले की बात है। फंस गए अब आप। आपने क्यों लिया? अरे भाई आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, आपने मतलब गजब है भाई। जिसके लिए कह रहे थे भाजपा में चले जाओ, उसे मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। जनाब थोड़ा संभल के साथ, जैसे लखनऊ में लोग होते कहते थे फेंक दिया। आपको हर कांग्रेसी बुरा लगेगा, लेकिन हर कांग्रेसी को एन केन प्रकार साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके उसे ले लेना है। जब इतने हमारे कांग्रेसी आपको बुरे लगते हैं, तो अपने यहां लेकर के उनको, अपने लोगों का टिकट काट के हमारे कांग्रेसियों को आप जो जगदम्बिका पाल को लेकर के उनको चुनाव लड़ा दिया। 50 उदाहरण तो चले जाते हैं ना। अब आप इमरान प्रतापगढ़ी तो जान ही रहे हैं। नहीं, वैसे बात बताओ, ये मुश्किल वक्त है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, ये मुश्किल वक्त है, ये लड़ाई मुश्किल है। इनसे वही लड़ पाएगा, इस सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ वही लड़ पाएगा जो मजबूती के साथ भारत जोड़ो से वोट हासिल होगा। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कांटे पे कहा तो मैं एक ही लाइन कह के खत्म करता हूं। फिर सुनाऊंगा, मैं तो शायर हूं, मुझे छेड़ेंगे तो मुझे सुनाना है। कांटे पे कहा तो हम उधर नेहा जी खत्म कर रहे हैं, मैं भी डिस्टर्ब। हम भी कांटे के लिए कह रहे हैं, हम वो हैं, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, ये धाराएं प्रतिकूल ना हो। प्रतिकूल धारा में यही सोच करके राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे बहुत धन्यवाद। आप दोनों का तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। देखना महत्वपूर्ण रहेगा कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वोट जोड़ो यात्रा 2024 के ठीक पहले अपने लिए इकट्ठा कर पाती है या फिर नहीं। इमरान आपका, सुधांशु जी आपका बहुत शुक्रिया आज तक एजेंडा के इस मंच पर आने के लिए, बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले इमरान जी और सुधांशु जी से गुजारिश है मेरी कि अपना एजेंडा अगले 1 साल का कृपया टच स्क्रीन पर लिख दें। सुधांशु जी के साथ शुरुआत कर लेते हैं।